वेलकम बैक टू ब्रेन गेन अकेडमी, जहां साइंस बनती है आसान और इंटरेस्टिंग। क्लास 9 सीबीएसई का क्या सिलेबस है, हमारा सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ओके, वहीं हमने लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। 25 मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। यूनिट थर्ड में अगर हम देखें, हम क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी बॉडी किससे बनी है, बहुत छोटी छोटी सेल से बनी है। ये बोन सेल होती है, जिससे हमारी बोन्स हड्डियां बनी होती हैं। इनके डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ब्रेन गेन अकेडमी, जहां साइंस बनती है आसान और इंटरेस्टिंग। मैं हूं संजना, आपकी साइंस टीचर, और यहाँ हम रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसी जोश और होश के साथ हमें क्या करना है, ये जर्नी स्टार्ट करनी है ब्रेन गेन अकेडमी के साथ। ओके, सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 का साइंस का सिलेबस। पहले हमें जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करनी होती है तो हमें रूट डिसाइड करना होता है, किस रूट पे हमें चलना है, कैसे चलना है। हमें एक टारगेट डिसाइड करना होता है कि हाँ, हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंचना है। तो कैसे डिसाइड करोगे, जब अपना रूट डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, ये देखना है क्लास 9 सीबीएसई का क्या सिलेबस है। जैसा कि मैं आपकी साइंस की टीचर हूं, तो मैं आपके साइंस सिलेबस का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। ठीक है, पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने साइंस का सिलेबस देखते हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे देखें, अगर हम देखें हमारा सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, सॉरी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ओके, 4 यूनिट में डिवाइडेड है। जैसा कि फर्स्ट यूनिट क्या बोलता है, यूनिट 1 अगर हम देखें, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यानी हम मैटर की स्टडी करेंगे, जिसमें हम उसका नेचर और बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब हम कहीं ना कहीं अपने लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या कैसे हमारा लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइज है। ठीक है, यूनिट 1 का हम देख सकते हैं 25 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। यूनिट 2 कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 22 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रही है। यूनिट थर्ड में अगर हम देखें, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन, फोर्स, वर्क, जो कि 27 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, यूनिट 4 क्या है हमारा, फूड प्रोडक्शन, जो केवल 6 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन ये रियल लाइफ में हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये चीजें हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, हमें भी तो पता होना चाहिए कैसे फार्मर्स फूड प्रोडक्शन पे वर्क करते हैं, कैसे गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अगर हम यूनिट के अंदर जाके देखें किस तरीके से वो चैप्टर्स में डिवाइड है। ठीक है, यूनिट 1 में हम देख सकते हैं 4 चैप्टर है। क्या है, 4 चैप्टर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। कितने टाइप के मैटर्स होते हैं, मैटर होता क्या है, क्या मैटर हमारे आसपास जो भी है वो प्योर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होने वाले हैं ये। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी मैटर भी किसी चीज से बना हुआ है, वो होते हैं हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिनकी स्टडी करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये पूरी जर्नी में हम क्या करने वाले हैं, इनकी स्टडी करेंगे, इनके बारे में लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारना है, हमें पूरी जर्नी में एक साथ मिलके चलना है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सिंपल तरीके से सारी चीजों को लेके चलूं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड सेकंड यूनिट क्या बोलती है, हम पढ़ने वाले हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू क्या है, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीजेज, जो कि हमारे बॉडी से कनेक्टेड चीजें हैं, तो ये तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनका देख सकते हैं किस तरीके से सिलेबस डिवाइडेड है। ठीक है, मोशन एंड फोर्स एंड वर्क, इनके बारे में यानी फिजिक्स पढ़नी है हमें। ठीक है, मोशन एंड ग्राफ्स, हमें क्या पढ़ना है, पहले मोशन के बारे में, उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी एंड साउंड। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आने वाले टाइम में हम बहुत एंजॉय के साथ इन्हें लर्न करेंगे। ठीक है,
ओके, यूनिट 4 का देख सकते हैं फूड प्रोडक्शन, जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स क्या है, पेस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ठीक है, जितना जोश मेरे अंदर है उतनी जोश आपके अंदर होनी चाहिए, वरना फिर हम इस जर्नी को बीच में ही खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब आप लोग खत्म करेंगे, मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मैं आपके साथ चलने वाली हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। ठीक है, ओके, तो हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो चुका है, हमारा रूट डिसाइड है कितना हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये तो हमारा क्या था, पूरा सिलेबस था। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहला चैप्टर जो डिसाइड किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम क्या है, अपनी बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी चीजें जानने वाले हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड जो हमारे सीक्रेट ऑफ लाइफ है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है हमारे लाइफ के सीक्रेट्स। ओके, आप लोग वंडर होंगे कि हमारी बॉडी कुछ ऐसी चीजों से बनी हुई है। ठीक है, रियल वर्ल्ड है ये, रियल वर्ल्ड मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनका नाम होता है सेल। क्या होता है, सेल। यानी हमारी बॉडी किससे बनी है, बहुत छोटी छोटी सेल से बनी है। ये सेल्स हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देते, इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो मतलब अब सोचो ना, हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वही सेल अपना क्या करते हैं, कई सारे सेल मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, वही टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक पूरी बॉडी ऑर्गेनिक बन जाती है। तो सोचो ना, एक नॉर्मल सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, लेकिन वो कहने को नॉर्मल है, देखने को नॉर्मल नहीं है। उसकी जो फिजियोलॉजी है वो उसके बारे में हमें जानना है। फिजियोलॉजी मतलब कैसे हमारी सेल फंक्शन कर रही है, उसकी मॉर्फोलॉजी वो दिखने में कैसी होती है। अब कैसे देख पाए, जब हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रही है तो हमने देखा कैसे, हमने देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, छोटी सी चीज को बड़ा करके थोड़ा सा दिखाता है जो इजिली विजिबल हो जाए। तो हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया। जैसे जैसे क्या होती गई, कंट्री हमारी डेवलप होती गई, अभी भी डेवलपिंग कंट्री है हमारी कंट्री, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं। अभी तो हम समझ लो बहुत पीछे हैं। अब जल्दी से ये जर्नी स्टार्ट करो और जानने की कोशिश करो क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या इनोवेशंस हो चुके हैं। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हम तो कहाँ पढ़े हुए हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। अभी तो हमारे लिए पता नहीं कुछ बचा है कि नहीं बचा डिस्कवरी इनोवेशंस करने के लिए, क्योंकि हमें भी लगता है, इस एज में भी हमें लगता है कि सारे डिस्कवरीज इनोवेशन तो हो ही चुके हैं, हमारे लिए क्या बचा है। लेकिन अगर आपका माइंड क्या है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, तो फिर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बेशक उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 साइंस चैप्टर 5। ओके, ये बायोलॉजी का चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा ब्रेन देखो कितना एक्साइटेड है, अपने ब्रेन को ऐसे एक्साइटेड रखो जैसे हमारा पीछे वाला ब्रेन एक्साइटेड है। क्या करने के लिए, अपने माइंड को ग्लो करने के लिए, माइंड को ग्लो करने के लिए। माइंड और ब्रेन याद रखना, अब जब हम आई गए हैं साइंस की जर्नी में तो हमें ये छोटे छोटे माइनर डिफरेंस भी पता होने चाहिए कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस होता है। ब्रेन हमारी एक फिजिकल थिंग्स है जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन माइंड क्या है, एक हमारा अनविजिबल, हम कह सकते हैं अनटचेबल, क्या है, अनटचेबल थिंग्स है जिसे हम टच नहीं कर सकते। क्या, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब ये माइनर डिफरेंस याद रखने हैं हमें। ऐसे करके पूरी साइंस की जर्नी में मैं आपको छोटे छोटे डिफरेंस बताऊंगी जो हर बच्चे को, हर किसी को नहीं पता होती हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इन चीजों की नॉलेज होती है। ये रियल फैक्ट है, थोड़ा सा बिटर लग सकता है। मैं नहीं बोलती कि मुझे सारा ज्ञान है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि हर चीज हर किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, तो हमें क्या बनना है, थोड़ा सा यूनिक बनना है। क्या बनना है, यूनिक बनना है। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीजें पॉइंट करके अपने नोटबुक में लिखते जाना है। अगर मैं कुछ ओरली कुछ बोलती जा रही हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा डिफरेंस होते हैं,
ज्यादातर मैं डिफरेंसेस ही बताऊंगी, कैसे कुछ चीजें लगती सेम सेम से, कुछ वर्ड सेम चीजों के लिए यूज कर लिए जाते हैं लेकिन वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ओके सॉरी, थोड़ा सा हम देखते हैं जूम करके। आते हैं इंट्रोडक्शन। मैं बात कर रही थी चैप्टर की, ठीक है, अब हम चैप्टर की बात करते हैं। हमें पढ़ना है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने बोला, हमारी बॉडी, हम इंडिविजुअल मतलब हम लिविंग बीइंग्स किससे बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, लिविंग सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये नहीं सोचोगे आप इस चीज के बारे में किसने बताया, क्या ये चीजें ऐसी बस हवा हवा में लिख दी है? नहीं, ये चीजें प्रॉपर प्रूफ के साथ डिस्कवर करी गई है, इनोवेशन किए गए हैं और उसके बाद क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? जो सांस ले सकता है, ठीक है, वो लिविंग होगा। ये भी फैक्ट की बात है, रियल है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अभी देखना, मैंने बोला ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इनमें भी अंतर होता है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्या होता है? ब्रीदिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लिविंग बीइंग्स क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर हम बात करें मूवमेंट, मूवमेंट यानी मैंने हाथों को बिना अपनी पोजीशन चेंज किए क्या किया मैंने, अब देखना यहाँ पे मैं पॉइंट कर देती हूँ। एक काम करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लिख के चलते हैं, हमें पता तो रहना चाहिए हमने क्या क्या अभी नोट किया, जो कि इस स्लाइड में हमने मेंशन ही नहीं किया है। ठीक है, वो मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया, थोड़ा सा जब हम कोई चीज सुनते हैं ना तो वो चीजें बहुत जल्दी माइंड में कैच होती है, तो इसीलिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी होंगी। और पूरी जर्नी में ऐसा ही होगा, कुछ चीजें मैं लिखी हुई दूंगी, कुछ चीजें हम सुन के लिखेंगे। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके, जैसा मैंने बोला पहले, माइंड, क्या, माइंड वर्सेस ब्रेन पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियरली लिखते हैं। माइंड वर्सेस ब्रेन। ठीक है, हमने ये भी देखा, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इन्हें नोट डाउन करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, कहोगे मैम ने आते ही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन बेटा अगर आप लोग चीजों को सुन के लिखेंगे नहीं तो मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों को चीजें मेमोराइज नहीं होंगी। स्पेशली ये चीजें जो मैंने बोली, बहुत कम लोगों को पता होती हैं कि इनमें माइनर डिफरेंसेस क्या हैं। हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, रट्टा मारते चले जाते हैं, लेकिन कई बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलना है। ठीक है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन हो गया, और क्या अभी मैं जो बताने वाली थी, ठीक है अभी याद नहीं आ रहा, अभी कुछ बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। क्या हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। अभी हाँ याद आया, हम बात कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। मैंने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट मतलब मैं बिना पोजीशन चेंज किए अगर हाथ चला रही हूँ, अपना मुंह चला रही हूँ, ठीक है, अपने पैर चला रही हूँ, कुछ भी ऐसा कर रही हूँ जहां पे मेरी जो हम कह सकते हैं पोजीशन वो चेंज नहीं हो रही, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस में तो हो सकता है पोजीशन चेंज हो जाए, अगर तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है तो मतलब तुम क्या कर रहे हो? लोकोमोशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लोकोमोशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथ पैर और जुबान जो भी है पलके इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्लिंकिंग आईज हैं ये मूवमेंट कर रही है। क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन क्या होता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं बोल रही थी, थर्ड पॉइंट हमारा यही था, मूवमेंट वर्सेस लोकोमोशन। ठीक है, हमें इनके बारे में क्या करना है?
नोट डाउन करना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ये तो ब्रीथिंग प्रोसेस हुआ। अब जो ऑक्सीजन अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, यानी ब्लड से होता हुआ सेल के पास पहुंचा, उसने उस ऑक्सीजन ने फूड को क्या किया, ब्रेक किया, एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो वो क्या हुआ, प्रोसेस रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, इनके बारे में मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी, कहीं ना कहीं बीच में मैं बताती रहूंगी, तो इसीलिए माइंड में रखना इन पॉइंट्स। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। स्पेशली ये भी हमारा टॉपिक का पार्ट है, कभी ये इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इग्नोर करने के लिए नहीं बताया पहले। ओके, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करना। एग्जाम्पल में कोई दीवार खड़ी करनी है, दीवार खड़ी करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ईंटों की जरूरत होती है। किसकी, ईंटों की जरूरत होती है। एक ईंट को दूसरे ईंट पे, तीसरे को चौथे पे, ऐसे करके हम अरेंज कर करके पूरी एक दीवार खड़ी कर देते हैं। सेम उसी तरीके से एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, ऐसे करके बहुत सारे सेल डिवाइड होते होते क्या करते हैं, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देते हैं, बना देते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में आई है, सेल, जब सेल ने एक दूसरे से मिलके एक नया टिश्यू बनाया, ऑर्गेन सिस्टम बनाया, जब जाके एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। तो मतलब ये सेल एक ऐसी चीज है जिससे ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सब सेल से बने हुए हैं। चाहे वो एक सेल वाले भी हो सकते हैं, चाहे वो दो सेल वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कई सारे सेल से मिलके बने हुए ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल मतलब अब जब स्ट्रक्चर बना है तो फंक्शनल यूनिट भी है, मतलब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं हमारी सेल मिलके, तो फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। अगर पूरी बॉडी हमारी डिमांड कर रही है, हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, भूख लगी है, तो वो डिमांड इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी सेल डिमांड कर रही है, हमारी बॉडी की सेल चाहती है कि उसे न्यूट्रिशन मिले और हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। जब न्यूट्रिशन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो एनर्जी बनती है। वो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, और आप लोग अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप लोग पूरे पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे होंगे। ठीक है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है, जितना भी है, मैं सब कुछ आपको डिलीवर कर सकूं। ठीक है, इस ब्रेन गेन एकेडमी के साथ। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब सेल के बारे में किसने बताया कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। ये फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी करी है वो कौन थे, हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में आते हैं और उन्होंने क्या किया, रैंडम जो पेड़ की छाल होती है ना, क्या होती है, बार छाल, उस छाल को उन्होंने लिया और अपने सेल्फ डिजाइन, मतलब खुद ही इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था लेंस का यूज करके। लेंस देखा है ना, चश्मा लगाते हैं अलग अलग पावर का, उस पावर वाले लेंस से क्या होता है, कोई चीज अगर दूर की नहीं दिख रही है किसी को तो वो विजिबल हो जाती है, दिखने लगती है चश्मा लगाते ही। उसमें ऐसा क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, वो लेंस की वजह से ही चीजें जूम होकर हमें दिख रही है। तो सेम उसी तरीके से माइक्रोस्कोप में लेंस लगे होते हैं जो छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, जो इजिली हमें नॉर्मल आंखों से, नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ट्री के बाग को लिया था। क्या किया था, ट्री के बाग को लिया था। यहाँ पे हम बनाते हैं एक चॉकलेटी कलर का पेड़। ठीक है, चॉकलेटी इसलिए कर दिया है क्योंकि हमें क्या लेना है, बाग। इन्होंने क्या किया, बाग लिया, किसका, एक ट्री का बार्क लिया। इन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें कुछ ऐसा रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखे। क्या दिखे, रूम जैसे स्ट्रक्चर दिखे रॉबर्ट हुक को फर्स्ट टाइम। ठीक है, और वो रूम जैसे स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया सेलुला। इन्हें नहीं पता था ये क्या है, सेल जैसी बला, इन्हें नहीं पता थी, सिर्फ इन्होंने बोला, इसे नाम दे दिया सेलुला, जो कि रूम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं। इन्होंने देखा
सेल को देखा, लेकिन कैसे सेल को देखा? डेड सेल को देखा। कैसे डेड सेल को देखा? डेड सेल को देखा, जो कि क्या कर रहे थे, जिनमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो डेड सेल थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमारे रॉबर्ट हुक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में क्या किया था? डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, सेल, ठीक है, इन्होंने डेड सेल देखा। क्या देखा था? डेड सेल देखा था। ओके, लेकिन इसके बाद हमारे आते हैं एक साइंटिस्ट, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। यहां लिख लेते हैं, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, मतलब ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। किसकी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। क्या करी थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवनहॉक। मतलब हमारे रॉबर्ट हुक तो आए, उन्होंने बोला कि हमारे कुछ डेड सेल को देख के उन्होंने बोला हमारी जो लिविंग बॉडी है वो किससे बनी हुई है? डेड सेल से बनी हुई है। लेकिन इन्होंने बोला, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, कि नहीं, अर्थ पे हमारे क्या है? लिविंग सेल्स है, हम लिविंग सेल से बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद हमारे दो साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने बोला, सिल्डन एंड स्वान ने बोला। सिल्डन एंड स्वान हमारे एक जूलॉजिस्ट और एक बोटैनिस्ट थे। इन दोनों ने कंक्लूड किया कि नहीं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं? लिविंग सेल से ही बने हुए हैं। और इसी कंक्लूजन को इन्होंने बोला सेल थ्योरी। क्या बोला? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? लिविंग सेल से बने हुए हैं। और इस थ्योरी को बोला किसने था? सिल्डन एंड स्वान ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, ओके, प्लीज नोट करते जाना जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, हाँ, अब मैं बात कर रही थी, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं? केवल एक सेल से बने हुए हैं और उसी सेल से अपनी पूरी बॉडी का फंक्शंस करते हैं। ठीक है, सरवाइव करते हैं बिल्कुल हमारी तरह। ठीक है, अपनी जिंदगी जीते हैं आराम से। लेकिन हमारी तरह उन्हें हेडेक नहीं होती है, हमें पढ़ना है, नाम कमाना है, उन्हें बस खाना है, डाइजेशन करना है और अपना खाने को जो वेस्ट है एक्सक्रीट करना है, सरवाइव करते रहना है, अपना प्रोडक्टिविटी रिप्रोडक्शन करना है, बस अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते चलना है। उनका कोई हमारी तरह टारगेट नहीं होता लाइफ का। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हमारी तरह रहने में, बिल्कुल खाने में और जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, क्या जिंदा रहने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है? नहीं, ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। हमें पैसा चाहिए, जिस पैसे से हम क्या करते हैं? अपने लिए फूड लेते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे ट्रेंड है कि अलग अलग तरह के हमें कपड़े शौक के लिए पहनने हैं, वो अलग चीजें हो गई। लेकिन अगर हम बोले नॉर्मली एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। रहने के लिए मकान कोई नहीं, वो तो होता है, आंधी तूफान आएगी तो नहीं इंसान रह सकता। लेकिन अगर तुम्हें जिंदा ही रहना है केवल, तो बिना घर के, बिना कपड़े के भी जिंदा रह सकता है इंसान, लेकिन बिना फूड के जिंदा नहीं रह सकता। तो बेसिक नीड क्या है सरवाइव करने के लिए? हमें फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। लेकिन हम है इंसान, हमारे बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें अगर हम अंदर जाते हैं। तो अभी माइंड में हमें ये रखना है कि जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है, चाहे वो हमारी बात कर लो, चाहे हमारा, हम जिस सेल से बने हुए हैं उसकी बात कर ले। ठीक है, अल्टीमेटली वो फूड ज्यादा कहाँ है? हमारे सेल के पास जाता है। ओके, अब हम एक सेल से नहीं बने, हम बने हैं बहुत सारे मिलियंस सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, मिलियन सेल से मिलकर बने हुए हैं, मतलब इसीलिए बोला जाता है हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर कौन होता है? जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वन टू, ये दो वर्ड्स और हमें याद रखने हैं। जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो किससे बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स कहलाते हैं। जो कई सारे सेल से मिलकर बने हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिल्स। ठीक है, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिल्स। तो हम कई सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे पहली टाइप की, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेल होते हैं। स्मूथ मसल सेल हो गई, ठीक है, ये होती है हमारी फैट सेल। क्या है, फैट सेल। ठीक है, फैट सेल हो गई। ये क्या है, हमारी स्पर्म सेल। ये क्या है, ओवम सेल। ये स्पर्म सेल हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, मेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी फीमेल्स में ओनली। कहाँ, फीमेल्स में होती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है हमें कि जो स्पर्म सेल होती है वो केवल मेल्स में प्रेजेंट होती है, और जो ओवम है, एग सेल है, वो किसमें प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। बाकी सारे कॉमन है, सब में होती है, मेल फीमेल। ठीक है, जैसे कि ब्लड सेल हो गई, बोन सेल्स हो गई हमारी। क्या है, बोन सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल। ठीक है, ओवम तो हमें बता ही दिया मैंने। ठीक है, नर्व सेल क्या है, इसका रोल होता है मैसेज ट्रांसफर करना बॉडी में। क्या, मैसेज ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ये हमारे ब्रेन से लेके स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे कहां तक प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। ये मान लेते हैं हमारा ब्रेन है, इससे जुड़ी होती हैं हमारी क्या, स्पाइनल कोड, और यही से बहुत सारी नर्व्स कुछ इस तरीके से निकली होती है। ये कोई भूत नहीं बना रही है मैं, ठीक है, कोई कीड़ा नहीं है ये। इस तरीके से ये नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में ब्रेन से स्पाइनल कोड से कनेक्ट होके हमारे क्या होती है, इस तरीके से साइड साइड में निकली होती है। अलग अलग तरह की नर्व्स होती हैं। ये क्या है, हमारी ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में भी नर्व सेल होती हैं। और ये तो हो गई हमारी पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, ये हमारे सेंटर में जो है ये क्या है, स्पाइनल कोड। क्या है, स्पाइनल कोड। एक तरीके से बंडल ऑफ नर्व सेल, मतलब बहुत सारी नर्व सेल पूरा बंडल बना के ये सेंटर पॉइंट बन जाती हैं, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल कोड। तो ये नर्व सेल क्या है, ये जो साइड साइड में मैंने ब्रांचेस निकाल दिए हैं, ये नर्व सेल ही होती हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, ये हमारी ब्लड सेल होती हैं, जो बॉडी में अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि आरबीसीज। क्या, आरबीसीज, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, प्लेटलेट्स, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, ये बोन सेल होती हैं जिससे हमारे बोन्स, हड्डियां बनी होती हैं। ये मसल सेल होती हैं जिससे हमारी मसल्स बनी होती हैं। तो अलग अलग तरह की सेल होती हैं, आप देख सकते हैं इनका साइज, शेप, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ, अभी हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें सिंगल लेंस लगा होता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जिसमें बहुत सारे लेंस लगे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारी इमेज को, हमारी कोई भी चीज है, सैंपल है जो हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं है, उसे मैग्नीफाई करके, लार्ज करके दिखाता है। ठीक है, इजिली विजिबल करवाता है। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप। हमारी लैब्स में अगर प्रेजेंट हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी लैब्स में प्रेजेंट नहीं, हमारे स्कूल में लैब्स नहीं है साइंस के लिए, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए माइक्रोस्कोप होता क्या है, कैसे हम चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ये देख सकते हैं हम, इसके पार्ट्स है कुछ। पहला हम देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे होता है, वेट, हमने पेन सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, करते हैं, कौन सा लें, लड़कों का फेवरेट ब्लू, अब तो रह ही नहीं गया। ठीक है, ओके, ये क्या है, हमारा बेस पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का। क्या होता है, बेस पार्ट होता है। ठीक है, जिससे हमारा पूरा माइक्रोस्कोप का पार्ट स्टैंड करता है, सपोर्ट लेता है। ठीक है, मतलब ये सपोर्टिव बेस होता है। क्या होता है, बेस का मतलब ही क्या है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
अब ये क्या है हमारा मिरर, क्या है मिरर, कॉनकेव मिरर, जो कि कहाँ लगा होता है, हमारे जस्ट बेस के ऊपर लगा होता है। और ये क्या करते हैं, नीचे एक डायफ्रैग्म होता है, डायफ्रैग्म जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायफ्रैग्म क्या करता है, एक तरीके से नीचे से लाइट जाती है तो मतलब वो कॉनकेव मिरर उसे लाइट को कंक्लूड करके मतलब एक डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करता है। जैसे कि ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये जितनी भी लाइट होंगी जहां से भी आ रही होंगी सब क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज होके एक साइड चली जाएंगी। कहाँ जाएंगी ये, हमारे स्टेज वाले एरिया पे, कहाँ, स्टेज वाले एरिया पे। इस पे रखी होती है हमारी ग्लास स्लाइड, क्या रखी होती है, ग्लास स्लाइड रखी होती है, जिससे हम अपना सैंपल रखते हैं, जो भी चीज हमें देखनी है माइक्रोस्कोप के अंडर में, ठीक है। और ये होती है क्लिप्स, क्लिप्स क्या करती हैं, हमारे ग्लास स्लाइड को होल्ड करके रखती है, क्या करती है, होल्ड करके रखती हैं, ताकि हम पोजीशन अप डाउन बैक फोर्थ कर सके। ओके, ठीक है, ये तो हो गई स्लाइड, जिसपे हमारी स्लाइड रखी है उसे बोल दिया स्टेज बोल दिया। कंडेंसर क्या करते हैं, ये नीचे लाइट को कंट्रोल करते हैं, कितनी लाइट ऊपर जानी चाहिए सैंपल पे, उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर देखो हमारी 3 अलग अलग पावर की लेंस लगी होती है, क्या है, ये लेंस लगी हुई है, जैसे कि 100 हो गई, 10 हो गई, तो मतलब अलग अलग पावर की लेंस लगी होती हैं, ठीक है। क्लिप क्या कर रही है, स्लाइड को पकड़ के रख रही हैं, ठीक है। स्पेसिमेन मतलब जो तुमने सैंपल अपने स्लाइड के ऊपर रखा है देखने के लिए, ठीक है। स्वाइबल और पिलर क्या कर रहे हैं, इस बेस को और आर्म को कनेक्ट करने का काम कर रही है। आर्म्स क्या करते हैं, आर्म्स को हम क्या करते हैं, आर्म को होल्ड करके हम माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। बाजू है मतलब एक तरीके से उसका हाथ है, उसे पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है फाइन एडजस्टमेंट नोब और ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट नोब, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नोब। ये क्या करते हैं, दोनों कंट्रोल करते हैं फोकस पॉइंट, ये फोकसिंग नोब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फोकसिंग नोब। मतलब ये जो पूरी बॉडी है इसे नीचे करना है, ऊपर करना है, माइनर नीचे करना है या मेजर नीचे करना है, तो इसीलिए बोला गया है ये क्या है, फोकसिंग नोब कहलाती हैं, जो पूरी बॉडी को अप डाउन कर सकती हैं। ये क्या होती है, लेंस हमारे माइक्रोस्कोप की बॉडी पार्ट होती है, बॉडी ट्यूब होती है, जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई, अब वो इमेज के फॉर्म में हमें क्या है, मतलब थोड़ा सा जूम करके इमेज को दिखाता है, और हमारी आंखें इस पॉइंट पे होती हैं, यहाँ पे भी एक छोटा सा लेंस लगा होता है, ये आई लेंस होती है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाती है, ठीक है। और आईज को हम ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे एक आंख को बंद करके हम विजिबल करते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, ऐसा ही होता है बिल्कुल रियल में, अगर देखने का मौका मिले तो प्लीज वेट अ सेकेंड। ठीक है, सेल थ्योरी हमने बात करी थी, सेल थ्योरी की, ठीक है, वो तो हमने माइक्रोस्कोप के बारे में जस्ट फॉर नॉलेज के लिए पढ़ लिया। अब हमें पता होना चाहिए सेल थ्योरी, मैंने बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। सेल थ्योरी बोलती है सेल हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रुडोल्फ बर्काउ हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला जो कोई भी सेल हमें देखने को मिल रही है वो कैसे मिल रही है, जब पहले से कोई सेल है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हमारे ये रुडोल्फ बर्काउ, इनका मतलब तो समझे थोड़ा सा, ठीक है। सेल डिवीजन एक कॉन्सेप्ट है हमारा, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब है डिवाइड, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, मतलब अगर एक सेल है तो क्या कर रही है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जब ये डिवाइड करती है तो एक सेल से 2 सेल भी बनती हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक पूरी चेन चलती चली जाती है, यहाँ पे ये सेल, एक सेल से 2 सेल बनी, अब इन 2 से क्या बन जाएंगी, 4 सेल, क्या बनेंगी, 4 सेल। इस तरह के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस, क्या बोलते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन। ऐसे ही होता है हमारा मियोटिक, क्या होता है, मियोटिक सेल डिवीजन, कि एक से केवल एक ही सेल बना है तो वो क्या कहलाता है, मियोटिक सेल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। मतलब एक सेल से 2 तो बन रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे
चलो अब बाद में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि पहले हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए, जब ही हमें सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी हमें बस इतना माइंड में रखना है कि सेल डिवीजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल बनना, दो से चार बनना, ठीक है। ओके, तो हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं चीजों को, आगे पढ़ लेंगे हम उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत अलग अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर है सेल डिवीजन क्या होता है। ओके, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, वर्कआउट थे, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेल हमें देखने को मिलेंगे वो तभी मिलेंगे, तभी पॉसिबल है जब वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बने हो। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही कोई सेल होगी, उससे ही वो आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है एकदम जादू हुआ और एक सेल हमारे पास आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले से ही कोई सेल होगी, उससे बना होगा। अब क्वेश्चन आएगा पहला सेल कहाँ से आया, तो पहला सेल हमारा क्या है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके बना होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनल डेवलप होकर एक प्रॉपर सेल डिजाइन हुआ, और उस सेल से फिर हमारे क्या हुआ, सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सेल डिवीजन एक तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से मिलके बने हैं, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स से बने हैं, ऐसे ही जैसे ही हमारे पेरेंट्स भी किससे बने होंगे, हमारे दादा दादी से, नाना नानी से बने होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक जनरेशन वाइज हम क्या करते जा रहे हैं, सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, एक तरीके से सेल डिवीजन। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई सेल है क्या, जब से हम सेल सेल कर रहे हैं, तो इस सेल में ऐसे है क्या चीज, किस चीज से बना हुआ है, ये तो पता होना चाहिए। सेल दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि अभी पीछे स्लाइड में मैंने अलग अलग तरह के सेल दिखा दिए, लेकिन मैंने बोला सिंगल सेल भी होते हैं, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। ऐसे वायरस होते हैं, वायरस प्रॉपर सेल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी एक सेल का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है वायरस की। ओके, हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपने सेल की, कि सेल बने कैसे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन तो देख लिया जाए जरा। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं रेड कलर, रेड थोड़ा हाईलाइट कर देता है, ठीक है। सेल देखो, पहले हम अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल किससे बना हुआ है, उसके बेस पे हमने अलग डिवीजन किया है। और सेल डिवीजन प्रोसेस, अभी मैंने बोला है ना, सेल डिवीजन होता है हमारे सेल के अंदर, एक माइटोसिस या मियोसिस बोल लो, माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, और मियोटिक सेल डिवीजन या फिर मियोसिस बोल लो, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से सेल डिवीजन होने का क्या है, कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे हमने डिवाइड किया है। तो अभी हमें इस पे फोकस नहीं करना है, अभी हमें पता होना चाहिए सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, ठीक है। हमारी सेल की क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है सेल की, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जिसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मैं समझाऊंगी, ठीक है, समझा ही देते हैं, पहले इसे ही क्लियर कर देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, एक सेल डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सेल, ठीक है। ये होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब हमारी सेल मेम्ब्रेन, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। अब इसमें एक सेंटर पॉइंट पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारे डीएनए होते हैं। डीएनए सुना होगा आपने, डीएनए टेस्ट करवाते हैं पेरेंट्स से, मतलब इन्हीं डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा जो भी सेल है वो क्या चीजें कैसे बनाएगा, कैसे कब सेल की डेथ होगी, कब सेल डिवीजन होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ रहती है, हमारे न्यूक्लियस के डीएनए के पास। वो डीएनए भी एक अलग ही पूरा कॉन्सेप्ट है, वो अभी हम धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने एक वर्ड लिखा है सिलेक्टिवली परमेबल, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारी मेम्ब्रेन एक तरीके से घर की क्या है, खिड़की है या गेट है, कुछ भी समझ लो, ठीक है। दरवाजा है, जैसे घर का एक दरवाजा होता है, वो किस लिए होता है,
वो इसलिए लगा होता है ना ताकि कुछ ही लोग अंदर आए, हमारी परमिशन से आए, ठीक है, कुछ ही लोग अंदर आए और हमारी परमिशन से अंदर आए और हमारी परमिशन से ही बाहर जाए। मतलब अगर वो हमारी परमिशन से अंदर आया है तो मतलब नोन है, हमारे लिए जरूरी है, तभी तो आया होगा, तभी तो हमने उसे अलाउ किया। हमारी मेम्ब्रेन भी बिल्कुल बहुत चालाक है, ठीक है, सॉरी हमारी सेल बहुत चालाक है। वो अपनी मेम्ब्रेन जो दीवार बना के रखी है, मतलब उसमें जो दरवाजा लगा रखा है वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है कि ऐसे किसी की एंट्री ना हो जाए सेल में, क्योंकि सेल ही है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। अगर हमारी सेल एक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो अल्टीमेटली हम भी हेल्दी और एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो सेल सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब सिलेक्टिव लोगों को अंदर अलाउ करेगी और बाहर जाने देगी, ठीक है। अब क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब कोई चीज बड़ी आसानी से बिना एनर्जी इन्वेस्ट किए अंदर आ जाए, जैसे कि हमारा कोई मेहमान है, ठीक है, उसे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी अंदर आने के लिए, ठीक है, वो क्या करेगा, हमने उसे ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि हाँ आप आइए, आप हमारे गेस्ट हैं, आप तो भगवान हैं, तो हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है, तो उसे मेहनत नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ रही है। लेकिन अब आ जाए कोई दुश्मन, उसे जबरदस्ती हमारे क्या करना है, रूम में घुसना है, तो वो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, एनर्जी लगाएगा, फोर्स करने की कोशिश करेगा और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा और अंदर आने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो ठीक होगा, ठीक है, हमने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे सेल के अंदर कौन आने की कोशिश करेगा, कोई केमिकल, अनवांटेड केमिकल, कोई पॉइजन तुमने खा लिया, वो सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब वो हम नहीं चाहते, ठीक है, कि ना आए, ठीक है, कई बार हम चाहते हैं आए, लेकिन पहले भाई तू मेहनत कर, जब आएगा, इतनी ज्यादा नीड नहीं है तेरी, है ना। तो क्या होता है पैसिव डिफ्यूजन में कोई चीज बहुत आसानी से आ रही है, मतलब यहाँ पे समझ लो किसी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर कम भी हो, कुछ चीजें फेवरेबल होती है, आसानी से अंदर आ जाती हैं। जो हमारी मेम्ब्रेन है उसका नेचर होता है लिपिड नेचर, मतलब ऑयली नेचर होता है। क्या होता है, ऑयली नेचर। अब भाई जो मेरे जैसा दिखने वाला मेरे घर का मेंबर, मेरे मम्मी पापा, मैं उनके जैसे दिखती हूँ, वो मेरे जैसे दिखते हैं, या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को जानते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम तो आसानी से दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले आराम से अलाउ कर दिए जाएंगे रूम में आने के लिए। लेकिन अभी कोई अननोन अजनबी सा अलग शकल का आ जाए तो क्या ये मेम्ब्रेन आने देगी, नहीं, ये मेम्ब्रेन भी अपने जैसे नेचर वाले को, जैसे कोई भी चीज है जो ऑयली नेचर का होगा, वो तो बड़ी आसानी से बिना एनर्जी इन्वेस्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जिसका नेचर अपोजिट निकला, मतलब ऑयली, मतलब लिपोफिलिक, और जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उस केस में क्या होता है, कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल अपोजिट नेचर में है, मतलब ये ऑयल लविंग नहीं है, ये क्या है, वाटर लविंग, ये पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, पानी में रहना पसंद कर रहे हैं, तो क्या है, ये आसानी से अंदर आने नहीं पाएंगे, इन्हें चाहिए फिर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे अंदर जाने के लिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं बल्कि क्या होती है, हार्मफुल होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अगर वो सेल में एंट्री कर गए, लेकिन उन्हें भी जल्दी परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन वो करते हैं धोखा। हमेशा दुश्मन क्या करता है, धोखा करता है, ठीक है, धोखे से वार करता है। तो बैक्टीरिया, वायरस गलती से हमारी बॉडी में आ भी गए, अगर वो सेल के अंदर जाना चाहते हैं तो पक्का वो कुछ ना कुछ चीटिंग करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपना हुलिया बदल लेते हैं, बिल्कुल हमारी मेम्ब्रेन वाला नेचर बना के एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल बन सकते हैं पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि मतलब बिना एनर्जी इन्वेस्ट किए, बिना एनर्जी डाले आसानी से एंट्री मिल जाए सेल के अंदर, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जब थोड़ी एनर्जी डालनी पड़े, ठीक है, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह के हैं, जैसे कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। क्या है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। वेट बच्चे, थोड़ा पसीना हो रहा है, एसी खराब हो चुकी है, ओके। हाँ, तो अब हम आते हैं इस पे। हाँ, ये था हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके। क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ओके। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड,
मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। डिफ्यूजन भी होता है, ऑस्मोसिस भी होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? जब हम गैस की बात करते हैं, गैस जब आसानी से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से लोग की तरफ ही तो भागेगी, वो सोचेगी जहां खाली जगह है वहां चलते हैं, तो बड़ी आसानी से वो आ जाएगी। तो मतलब वो क्या है? वो होता है डिफ्यूजन। गैसेस, स्पेशली गैसेस, जो हमारे सिलेंडर में गैस होता है, ठीक है, वो क्या करता है? पैसिव डिफ्यूजन, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जैसे देखा है कभी गैस सिलेंडर लीक होता है, तो गैस सिलेंडर जब लीक होता है तो बहुत तेजी से गैस बाहर आता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल प्रेशराइज होकर एक कंबस्टेड एरिया में पैक्ड है, और जैसे उसे खाली जगह मिलती है वो तुरंत निकलता है बिना एनर्जी इन्वेस्ट किए। वहां एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, आराम से गैस निकलेगा वहां से, है ना। तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, कम मतलब कहीं जनसंख्या ज्यादा है और वो लो की तरफ जा रही है, तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? जब पानी की बात करते हैं, पानी कहाँ से कहाँ जाता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। कहाँ से? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या बोला है? अगर हम साइंटिफिकली चलते हैं तो हम ऐसा तो एग्जांपल नहीं देंगे ना इंसानों के एग्जांपल, हमें तो केमिकली चलना है, हमें साइंटिफिकली चलना है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है बार बार, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है कि किसी सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट यानी सॉलिड की मात्रा हमारे सॉल्वेंट में कितनी है। एक काम करते हैं, हम इसे ब्लैंक स्लाइड पे अभी समझेंगे, पहले हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक अलग डिफरेंस करके हम पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। हमारी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता है हमारे सेल के अंदर, ये लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है हमारे सेल के अंदर। ये जो लिक्विड पार्ट है यही हमारा क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म। एक और डिफरेंस क्वेश्चन मार्क में रखो, साइटोप्लाज्म वर्सेस प्रोटोप्लाज्म। क्या दोनों सेम चीजें हैं या अलग हैं? अलग होती हैं। प्रोटोप्लाज्म तब कहलाता है जो इसमें लिक्विड है, और क्या है? लिक्विड है, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। जो फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। जब हम पूरे मेम्ब्रेन के साथ प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट करके बोले तो उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी अगर साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन को साइड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में मतलब साइटोसोल वही लिक्विड वाला, प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट हो गया। और क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसा पहला सेल ऑर्गेनल राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। एक लार्ज यूनिट होती है, लार्ज यूनिट, एक हमारी स्मॉलर यूनिट, ठीक है। और इसी के बीच से हमारी एक क्या जाती है? डीएनए आरएनए को क्या करती है? एक टेम्पलेट जैसा फॉर्म लेके चलती है। उस टेम्पलेट में कोडिंग होती है, किस तरह की प्रोटीन बनाती है, ठीक है। मतलब एक कोड छिपा होता है हमारे आरएनए पे, एमआरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे, जो क्या करता है? राइबोसोम से पास होता है। तो यहाँ पे साथ के साथ वो क्या बनाते चल रहा है? प्रोटीन की चेन बनाते हुए चलता है। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड पार्ट क्या है इसमें? और ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत ही रेटिकुलेट मतलब जाल जैसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो होती क्या है? ट्यूब होती है। बहुत सारी ट्यूब आपस में ऐसे कुछ जाल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? जाल, नेट जैसा स्ट्रक्चर। वो हमारे न्यूक्लियस के साइड में होती है। क्या होती है? न्यूक्लियस के साइड में होती हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से ये कलर ले लिया जाए, पर्पल लेते हैं, ओके। ये कुछ इस तरीके से हमारी क्या बना लेती हैं? रेटिकुलम बना लेते हैं। क्या बनाती हैं? अब इस पे अगर राइबोसोम बैठ गया तो फिर वो क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर क्या हुए? राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर क्या है इस पे
राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्गी बॉडीज होती हैं जिन्हें बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मतलब एक तरीके से ये क्या है, फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, ट्रैफिक पुलिस होती हैं। ठीक है, और लाइसोसोम होते हैं हमारे, ये सब ऑर्गेनल्स है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। मतलब सेल इतना सिंपल नहीं है, जितना छोटा है वो दिखता बेसिक नहीं है, लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इजी और अच्छे तरीके से खुद ही ड्रॉ भी करेंगे, खुद ही लर्न करेंगे, खुद ही समझाएंगे सामने वाले अपने दोस्त को। ठीक है, बोलेंगे हम कहाँ से पढ़ के आए हैं, ब्रेन गेन एकेडमी से। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल रही, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, एक लर्निंग तरीका होता है। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ज्यादा आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी। ठीक है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगा। क्योंकि मुझे पता है 10th में ऐसा होता है 9th-10th के बच्चों में कि मैं नहीं बता रहा, मैं उससे ज्यादा पढ़ के मार्क्स ले आऊंगा, अगर उसे बताऊंगा तो फिर वो मुझसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो ठीक है, मैं मानती हूँ उस एज में माइंडसेट वही होता है हमारा, लेकिन जब आप बड़े हो गए ना तो लगेगा नहीं भाई उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए थे, नॉलेज शेयर करनी चाहिए थी, तो हम मेरी नॉलेज आज बहुत आगे होती। तो ये मेरा एक छोटा सा टिप है, अगर आप अपने माइंड को बहुत साफ करना चाहते हैं तो जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को जो तुमसे ज्ञान लेना चाहे उसे ज्ञान दो, खुद भी ज्ञान लो। ठीक है, यही तरीका होता है अपने माइंड को बूस्ट करने का। ठीक है, लाइसोसोम ये भी एक ऑर्गेनल है जो हमारा कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेल के अंदर। सुसाइडल बैग बोला जाता है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अगर रिलीज हो गए ना गलती से तो क्या हो जाएगी, हमारी सेल बर्स्ट हो जाएगी, डेड कर जाएगी। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्या होती है, हमारे पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन करती है। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल के अंदर आता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहां से एनर्जी प्रोडक्शन होता है एटीपी के फॉर्म में। फिर हमारे ये प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या है, हमारे केवल क्या होते हैं, प्लांट्स में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में, ह्यूमन सेल में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो प्लास्टिड अलग अलग तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिड केवल हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंस याद रखना है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एक खाली सा एरिया होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे सेल के अंदर ही होता है, और उसमें क्या भरा होता है, लिक्विड। जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो सब हमारे कहाँ रहता है, हमारे वैक्यूल के अंदर स्टोर रहता है। तो एक चीज और, प्लांट सेल में जो वैक्यूल का साइज होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनका पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, टाइट रहता है, रिजिड रहता है। और हमारे केस में, एनिमल्स और ह्यूमंस के केस में क्या होता है, वैक्यूल का साइज छोटा होता है। ठीक है, ओके। और क्या होते हैं हमारे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कुछ ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से, या फिर क्या करो, लिख लो साथ के साथ। ये हमारा एक शॉर्ट कंक्लूजन है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप ये चार्ट को अपने पास रख के फिर डायग्राम पे जाओगे। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मैंने पहले बताया, दो तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात भी कर रहे हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इसमें न्यूक्लियस होता है, सेल है तो न्यूक्लियस तो हो गई, लेकिन ये वेल एडवांस ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इनमें प्रॉपर सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती, सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कुछ खास खास चीजें होती हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बस इतनी चीजें होती हैं, ज्यादा सारे ऑर्गेनिज्म नहीं होते। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, इसीलिए इन्हें कई बार प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब पुराने टाइप के सेल जिनमें सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते। ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे ऑर्गेन्स, जैसे कि अभी बताया मैंने, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। यूकैरियोट मतलब वेल एडवांस सेल्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जिनमें क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म वेल क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, खुद की उनकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, ओके।
अब पढ़ते हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। भाई जो मैंने अभी बताया, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिक जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं में प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट जैसे कि पुराने टाइप, प्रो का मतलब होता है प्रीवियस, क्या है प्रीवियस। हाँ, प्रो का मतलब होता है प्रीवियस, पुराने टाइप के। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनकी खुद के मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है कुछ इस तरीके से। इसमें फ्लैजेला होती है, ये सीलिया होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है उन्हें, ठीक है। के ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता उनमें, वेल डेवलप न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती। सब क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियोलस जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या बना लेता है, न्यूक्लियोलस जैसा स्ट्रक्चर। बाकी इसमें प्रोटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। बस कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते, ओके। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें तो न्यूक्लियस प्रॉपर बना होता है, खुद की एक मेम्ब्रेन होती है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इनक्लोज होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन है। जस्ट जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल में प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल। आगे बढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हम देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर। वही जो हमने चार्ट के फॉर्म में देखा, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल और करने की कोशिश करी है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होती हैं, चलो हम यही ड्रॉ कर ले क्या, ठीक है करते हैं। देख लेते हैं अगर ब्लैंक स्लाइड मिल जाए हमें। चलो हम यहाँ से समझ लेते हैं। आओ पहले नीचे आते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। सेल मेम्ब्रेन 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। पहले एक मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस मेन सेंटर पॉइंट होता है, और सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल जो हमारे उसी प्रोटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गोल्गी apparatus पैकेजिंग और सिक्रेशन करता है, मतलब जो प्रोटीन हमारे राइबोसोम ने बनाया उसे पैकेज करके ट्रांसफर करेगा। जहां भी पैकेजिंग की जरूरत होगी, जितने अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन होंगे उन्हें पैक करके रख दिया जाएगा, ठीक है। और लाइसोसोम मतलब सुसाइडल बैग, ये क्या करता है, जो अनवांटेड चीजें होती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए होता है, खा जाता है। लेकिन अगर ये खुद फट गया, खुद ब्रेक हो गया, भाई अपने ही सेल को मार देगा ये, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है सुसाइडल बैग। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। वैक्यूल्स क्या है, स्टोरेज का काम करता है, जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड न्यूट्रिशन वगैरह होता है उसे स्टोर करके रखता है ताकि फ्यूचर में यूज कर ले सेल, ठीक है। ओके, ये हमारी देखो कितनी सुंदर से माइटोकॉन्ड्रिया, नाम छोटा है, सेल के अंदर है, ऑर्गेनल है, लेकिन भाई इनका तो खुद का एटीट्यूड है, खुद का ही अपना सिस्टम चल रहा है। मतलब ये खुद ही एक सेल की तरह है, सेल के अंदर होने के बाद भी सेल की तरह है। क्यों, क्योंकि इनका खुद का अपना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, खुद का न्यूक्लियस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद की न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब कुछ सॉलिड चीज है, ठीक है। डीएनए है ना जेनेटिक मटेरियल। ये अंदर की मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है,
ये बाहर की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसी में राइबोसोम खुद का ही सिस्टम चल रहा भाई इनका, ठीक है। और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इनका खुद का ऑक्सीजोम है, क्रिस्टी है, क्रिस्टी मतलब जो फोल्डिंग हो रखी है, तो मतलब ये भाई क्या ही बोले, माइटोकॉन्ड्रिया तो एडवांस हो चुका है, ठीक है। हमारे ही सेल के अंदर धोखेबाजी कर रहा है, अपना अलग ही सिस्टम बना के चल रहा है, ओके। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवा ही दिया था कि हमारे प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ये याद रखना अगर हम फीचर्स के अकॉर्डिंग देखें। पहला सेल वॉल क्या होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन के बाद भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जो कि हमारे प्लांट सेल में, फंगाई में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। हम इंसानों में कोई प्रोटेक्शन वाला एक्स्ट्रा लेयर नहीं होता, तो हमारे में केवल मेम्ब्रेन होती है। इनमें डबल मेम्ब्रेन मतलब एक सेल वॉल हो गई और एक मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। हमारे एनिमल्स में एब्सेंट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, मैंने बोला यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स हरे भरे दिखते हैं। हमें हरा नहीं दिखना, जिसे हरा दिखना है उसके पास ही तो रहेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें प्लांट्स में भी होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं और हमारे में छोटे से होते हैं, छुटकू से, ओके। शेप क्या है, शेप कैसी होती है, रेगुलर होती है, इसमें बिल्कुल इंटैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जरा सा भी चेंज नहीं। इरेगुलर हमारे में सेल का क्या है, कुछ ऐसा भी शेप हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता। इनमें फिक्स शेप इनका डिजाइन होता है। अभी हम देखते हैं प्लांट सेल कैसा दिखता है, ठीक है। ये रहा भाई हमारा प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल है। जो आओ हम देख ही लेते पहले तो इसे ही, फिर आते हैं हम अपने पे, हमारी बात भी कर लेंगे हम। हाँ रिलैक्स करते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, पहले तो इन प्लांट सेल को देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, जरा देखो इनमें क्या है, पोर्स हैं, क्या है, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। मतलब ये पोर्स होते हैं ताकि कोई चीज आसानी से प्लांट सेल के अंदर जाए और आए जिसे जरूरत होगी, ठीक है। ये देखो भाई, ये होता है ऑर्गेनल वाला पार्ट, मतलब वैक्यूल, देख सकते हो कितना बड़ा है ये वैक्यूल, ठीक है ना, वैक्यूल हो गया। ये रहा हमारा साइड में छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया, भाई देखने में ही छोटा है, ये अपना सिस्टम बना के चल रहा है। राइबोसोम हमारे कुछ ये डॉट डॉट से दिखाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे से, पर ये डॉट नहीं, मैंने जैसा बताया ये कुछ दो यूनिट में डिवाइडेड होते हैं, एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट होती है, प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके। ये होती है सेल वॉल होती है, हाँ ठीक है, हमें समझ में आया। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है। एडजेसेंट सेल वॉल मतलब बगल वाली सेल वॉल, ठीक है। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इनकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल हो गई, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप, ये हमारा न्यूक्लियस सेंटर पार्ट में हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खुद की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। ये होती है हमारी गोल्गी एपरेटस, जिसका काम है जो एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह बन रहा है ना उसे पैक कर करके थैले में पैक करके रखती है, भाई सेल को जब जरूरत होगी ले लेगी अपना, ठीक है। उसके बाद हमारी एक क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने बोला ना सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल, यही क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर ये प्रोटीन बन बन के यहाँ से निकल के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पूरे सेल के अंदर। तो अगर उस पर राइबोसोम बैठा हुआ है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर उस पर राइबोसोम नहीं बैठा है तो उसे बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होती है लाइबोसोम सुसाइडल बैग, जिसमें अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं बैठा, ठीक है। समझ में आई चीजें, कुछ मिसिंग है हमारी। बाकी लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, और क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया। और देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है भाई, डिजाइन है पूरा, है ना।
हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे में आते हैं। समझ में आया आप लोगों को? बहुत क्लियरली आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। हाँ, आ जाओ। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है हमारे प्लांट सॉरी एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट थी, पहला डिफरेंस। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर अभी हम खुद ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारे प्लांट हमारी सेल को क्या करता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, थोड़ा सा अंदर से सपोर्ट, ढांचा, जैसे ढांचा स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, हड्डियां होती है हमारे पूरे मांसपेशियों को सपोर्ट कर रही हैं। सेम उसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोटीन नेचर होता है, और ये हमारे किसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारे सेल के स्ट्रक्चर को। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, ये हमारे डीएनए आरएनए को पकड़ के खींच के अलग करते हैं। जब डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल हमारे कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो 23 डिवाइड हो जाएगा, ऐसा तो चलेगा नहीं काम। तो हमारे में क्या होता है, पहले डबलिंग होती है, पहले 46 का डबल हो जाएगा, फिर वो सेल डिवीजन होगा विद द हेल्प ऑफ द हमारे किसके, सेंट्रोसोम के हेल्प से। ठीक है, ये होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स मतलब ये क्या है, फिलामेंट्स, ये भी प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सेल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बोला कि अगर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं बैठा तो मतलब वो क्या है, स्मूथ हो गया। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखो कितने सारे राइबोसोम बैठे हैं, अगर ये ऐसे बैठे रहे तो भाई उन्हें बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, जब डीएनए क्या हो जाए, डीएनए किसी प्रोटीन के अराउंड में क्या हो जाए, कॉइल हो जाए, उस पर क्या जाए, कॉइलिंग हो जाए इसकी। जैसे कि मैं ये क्या है, पेन। ठीक है, अब इस पेन पे मैं क्या करूं, धागा लेके रोल रोल कर दूं। ठीक है, अब क्या किया हमने, इतने बड़े धागे को इस पे रोल कर दिया तो इतना बड़ा धागा समेट के इसे छोटा सा बन जाएगा। तो डीएनए हमारी बहुत लंबी लंबी होती है, उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो अगर उन्हें एक प्रोटीन पे क्या करते हैं, कॉइल कर करके छोटा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, क्रोमैटिन बन जाती है। क्या बनती है, क्रोमैटिन बनती है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस, भाई गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग का काम कर रही है। गोल्गी वेसिकल्स, ये वेसिकल्स है जिसमें क्या है, पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग हो के थैले में पैक हो गई है। साइटोप्लाज्म लिक्विड वाला पार्ट। ठीक है, और क्या रह गया हमारा, यहाँ पे वैक्यूल्स देख सकते हैं, वैक्यूल कितना छोटा सा है, हमारा छोटू सा वैक्यूल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पैरोक्सिसोम होता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन वगैरह प्रोसेस होता है। ठीक है, हमने देख लिया, कुछ मिसिंग तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, हमने देख लिया, राइबोसोम हो गए, रेड कलर में ये दिखाए गए हैं डॉट डॉट करके, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, देखने में बस छोटा धोखेबाज है ना, अपना सिस्टम अलग लेके चल रहा है। ठीक है, समरी अगर देखें, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ऑर्गेनस क्या होती हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब जो ऑर्गेनस होती हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। और प्लांट एनिमल सेल्स हैव की डिफरेंसेस, प्लांट सेल में और हमारे एनिमल सेल में छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ओके, अभी क्विज टाइम आने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेल्फ ड्रॉ, कर सकते हैं क्या, यहाँ करते हैं। अगर आपको ना समझ में आए कैसे बनाना है तो इसका देखो, थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये रही हमारी सेल, इसी को हम मान लेते हैं मेम्ब्रेन। क्या है हमारे, है ना, ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में भी बिल्कुल प्लांट सेल की तरह छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं।
ठीक है, ऐसे कुछ दिखा दिया जाता है, पोर्स हो गए। ठीक है, और क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर इसी पे हमारे सुंदर सुंदर लाल लाल से क्या आ जाए, राइबोसोम आके बैठ जाए, ये रे राइबोसोम। ठीक है, तो ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इन पे नहीं बैठे एंडोप्लाज्मिक पे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा हमारा सुंदर सा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे लाइसोसोम्स होते हैं, सुसाइडल बैग कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ मिसिंग है, हाँ हमारे फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, और भी कुछ है क्या, और हमारा क्या पेंडिंग रह गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। ठीक है, और सुसाइडल बैग हमने कर लिया है, हाँ गोल्गी एपरेटस। या बेटा अगर कुछ मिसिंग रह जाए तो ये नहीं कि मुझे याद नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि हैंग हो जाता है दिमाग चलते चलते। 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर होने वाला है हमारा। ठीक है, और क्या होती हैं, ये तो हो गई हमारी कौन, गोल्गी एपरेटस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हमारी स्मूथ है, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। और क्या है भाई, मेन तो हमारा रह गया साइटोप्लाज्म। ये रहे हमारे साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म को कैसे हम भूल गए, जो कि मेन है हमारा। ठीक है, साइटोप्लाज्म को यहाँ दिखा देते हैं, ये क्या है साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। कौन सी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, कुछ भी मतलब साइटोप्लाज्म या फिर हमारी कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और हमारे वैक्यूल साहब, जिसमें स्टोर रहता है एक्स्ट्रा वाटर न्यूट्रिएंट, वैक्यूल। और माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स लिख लेना आप लोग। ठीक है, और क्या होते हैं हमारे सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम्स। ठीक है, ये क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। ठीक है गाइस, ये रहा सिंपल तरीके से हमारा डायग्राम। ये हमारा न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, ओके, आई होप ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं। आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, है ना। अब थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, अभी तो बहुत आगे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये चीजें बहुत क्लियरली समझ हुई, आप लोगों का फीडबैक ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। ये है हमारा क्विज टाइम। ओके, क्विज टाइम, हु डिस्कवर्ड द सेल,
डिस्कवर्ड किसने, हमारी सेल को डिस्कवरी किसने करी थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने करी थी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता था? पावर हाउस ऑफ सेल। सेल में एनर्जी बनाने के काम कौन कर रहा है? हमारा माइटोकॉन्ड्रियो कर रहा है, ठीक है। विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द सुसाइड बैग? कौन सा ऑर्गेनल हमारे सेल के अंदर सुसाइडल बैग कहलाता है? हमारा लाइसोसोम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एनिमल्स सेल, दोनों में क्या सेल में डिफरेंस है? एक में वैक्यूल हमारे प्लांट सेल में बड़ा होता है और जो हमारे एनिमल सेल है उसमें छोटा होता है, ठीक है। हमारे में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जैसी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल में, लेकिन हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया। और क्या होता है? उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हमारे में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सब कुछ कॉमन होता है, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर दिस, ओके। यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं हम, ओके। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड वेरी एंथुसियास्टिकली, ठीक है। सॉरी अभी हैंग हो रहा है माइंड, ओके। आई होप सब लोगों को सब कुछ समझ में आया, और नहीं आए तो प्लीज कमेंट करो और लोग डाउट पूछो, क्लियर करो। हम लाइव क्लासेस भी लेंगे आने वाले टाइम पे, ओके। और बेल आइकन पे प्लीज क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।